CH64 दिशांक इधिका का बॉयफ्रेंड है। आकर्ष इधिका की मदद करना चाहता था, लेकिन इधिका आकर्ष के बजाय दिशांक की मदद ले रही थी। उसने आकर्ष से कहा कि उसे अपनी पहचान सबके सामने साबित करने के लिए दिशांक की जरूरत पड़ेगी। आकर्ष ने आंखें छोटी करके इधिका की तरफ देखा और मन में सोचा, ये कौन सी पहचान की बात कर रही हो? क्या तुम दिशांक की गर्लफ्रेंड के तौर पर सबके सामने आना चाहती हो मिस सिंघानिया? एक बात तो तय है, तुमने प्रोजेक्ट नहीं चुराया है। जरूर दिशांक ने इसे वो प्रोजेक्ट भेजा होगा। रोहन ने कहा था कि वो प्रॉब्लम इतनी मुश्किल थी कि उसे डॉक्टर मर्चेंट के अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। शायद दिशांक ने प्रोजेक्ट इधिका को भेज दिया और इस बारे में डॉक्टर मर्चेंट को नहीं बताया। फिर डॉक्टर मर्चेंट ने वही प्रोजेक्ट नक्श को भेजा होगा और उस वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। आकर्ष ने अपने मन में काफी कुछ सोच लिया था और इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो दिशांक को इधिका का बॉयफ्रेंड समझता था। उसके हिसाब से ये बिजनेस वर्ल्ड काफी क्रूएल था। यहाँ लोग अक्सर धोखा देते थे और इसी तरह दिशांक ने इधिका के लिए डॉक्टर मर्चेंट को धोखा दिया और उनसे छुपाकर इधिका को प्रोजेक्ट भेज दिया था। आकर्ष ने इधिका की तरफ देखकर पूछा, क्या वो तुम्हारे लिए सबके सामने क्लियर करने के लिए आ जाएगा? सच्चाई साबित कर पाएगा वो तुम्हारी? आकर्ष के दिमाग में काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही पूछा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा? उसे आना ही होगा, इधिका ने काफी विश्वास के साथ कहा। उसकी आंखों में दिशांक के लिए इतना भरोसा देखकर आकर्ष को बुरा लग रहा था। उसने आगे कहा, क्या इतना ट्रस्ट है तुम्हें उस पर? हाँ, इधिका ने जवाब में इतना ही कहा। इस भरोसे की भी एक वजह थी, जिसके बारे में उसने आकर्ष को नहीं बताया। वो सही हो या गलत, लेकिन दिशांक ने कभी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाया था। इधिका का दिशांक के लिए इतना डेडिकेशन देखकर आकर्ष को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, मिस सिंघानिया, कानूनी तौर पर हम दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। माना कि हमारी शादी बाहर नहीं आई है, लेकिन कभी बाहर आई तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। समझ रही है ना आप? आपके किसी के साथ रिलेशन की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। आकर्ष की बात सुनकर इधिका चौंक गई। इधिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर आकर्ष ऐसा क्यों कह रहा है। ये तो कभी डिसाइड नहीं हुआ था कि इधिका और आकर्ष की शादी कभी रिवील भी होगी। अचानक आकर्ष ने इधिका की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, मिस सिंघानिया, जब तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तब तक मैं नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ रिलेशन में आगे बढ़े। अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। आकर्ष ने इतना ही कहा और फिर वसुधा के कमरे में चला गया, जबकि इधिका वहां पर अभी तक हैरान परेशान खड़ी थी। एक तरफ तो आकर्ष को उनकी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वही अब वो उसे लॉयल रहने के लिए कह रहा था। ये क्या बकवास कर रहा था? जरूर आज फिर से इसकी मीटिंग सही नहीं गई, तभी इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। ये होता कौन है मुझे ये कहने वाला कि मैं किसी के साथ रिलेशन में रहूं या नहीं? इधिका ने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा और फिर वो भी अंदर चली गई। इधिका वसुधा के साथ थी, जबकि आकर्ष उसके आते ही कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त वो हॉस्पिटल की बालकनी में खड़ा था। उसके पास में पृथ्वी भी था। आकर्ष ने पृथ्वी से सख्त आवाज में कहा, मुझे दिशांक राठौर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है सर, पृथ्वी ने इतना ही कहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी आकर्ष वहां पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। लगभग 40 मिनट बाद पृथ्वी वापस उसके पास आया। उसने अपना काम काफी जल्दी निपटा लिया था। पृथ्वी ने आते ही आकर्ष से कहा, सर, मैंने दिशांक राठौर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी है। आप चेक कर लीजिए। आकर्ष ने फाइल को खोला और दिशांक के बारे में पढ़ने लगा। वो लगभग 28 साल के करीब था। घर पर काफी सिंपल और अकेले रहना पसंद करता था, जबकि बाहर की उसकी लाइफ पूरी तरह अलग थी।
उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था और पिछले 3 सालों से डॉक्टर मर्चेंट के लिए काम कर रहा था। वही डॉक्टर मर्चेंट की कंपनी को मैनेज कर रहा था और जल्द ही वो अपनी कंपनी को पब्लिक करने वाले थे। आकर्ष को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, बस इतना ही? आगे की इन्फॉर्मेशन कहाँ है? लेकिन इसमें तो सारी रिपोर्ट है, यहाँ तक कि उसके डिग्रीज और मार्क्स तक की फाइल मैंने अटैच की है। फिर क्या बाकी रह गया? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। उसकी पर्सनल लाइफ? उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, आकर्ष ने भौहें उठाकर कहा। उसकी बात सुनकर पृथ्वी चौंक गया। आज से पहले आकर्ष ने किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। फिर अचानक वो दिशांक राठौर के बारे में सब क्यों जानना चाहता था? पृथ्वी ने फिर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और बोला, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं आता हूँ। इस बार पृथ्वी खुद नहीं आया था, बल्कि उसने आधे घंटे बाद दिशांक की पर्सनल लाइफ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आकर्ष को भेज दी थी। जैसे ही आकर्ष ने उसे देखा, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। तो मिस सिंघानिया एक ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो हर 3 महीने में अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलता है और एक टाइम में एक से ज्यादा लड़कियों को डेट करता है। मानना पड़ेगा आपको मिस सिंघानिया, काफी चुनकर लड़का ढूंढा है आपने, आकर्ष ने सिर हिलाकर कहा। आकर्ष को दिल ही दिल में खुशी हो रही थी कि दिशांक एक आइडल बॉयफ्रेंड नहीं है। वो धीरे से बोला, चलो अब आपके प्यारे बॉयफ्रेंड के बारे में आपको बताया जाए ताकि आपकी आंखों पर ये जो प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है वो उतरकर नीचे गिरे। आकर्ष उस इन्फॉर्मेशन को इधिका को दिखाने के लिए तुरंत वसुधा के कमरे में आया। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, उसने देखा वसुधा एक किताब के अंदर घुसी हुई थी, तो वही इधिका काउच पर बैठकर म्याऊं के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। आकर्ष ने इधिका को खुश देखा तो वो उसकी मुस्कुराहट में खो गया। वो मन ही मन बोला, मैंने बहुत कम मौकों पर इसे खुश देखा है। ये सच्चाई बहुत बड़ी है और अगर मिस सिंघानिया को पता चली तो वो उदास हो जाएगी। नहीं, मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन उनसे सच छुपाना भी तो सही नहीं है। आकर्ष कशमकश की स्थिति में था कि वो इधिका को बताएं या नहीं। तभी वसुधा की नजर उसके ऊपर गई, जो इधिका को एकटक देख रहा था। क्या हुआ? वसुधा ने उसे घूरते हुए पूछा। आकर्ष ने तुरंत अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी और खुद को शांत करके सामान्य लहजे में कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ। आकर्ष के कहने के बावजूद भी वसुधा को तसल्ली नहीं मिली। वो बोली, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? तुम इतनी देर से अपनी पत्नी को देखे जा रहे हो, जरूर तुम्हें उससे अकेले में बात करनी होगी। वसुधा के कहते ही इधिका ने मुस्कुराते हुए आकर्ष की तरफ देखा। आकर्ष बिल्कुल चुप हो गया था। इधिका ने इशारे से आकर्ष की तरफ भौहें उठाकर पूछा कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन आकर्ष ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया था। बात को टालने के लिए आकर्ष वसुधा के पास गया और बोला, दादी आप काफी ग्लो कर रही है और एनर्जेटिक भी लग रही है। आपको नहीं लगता कि अब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेना चाहिए? वसुधा ने तुरंत अपना मुंह बनाया और सीने पर हाथ रखकर बोली, अरे नहीं बच्चे, मैं अभी ठीक नहीं हुई हूँ। अभी भी मेरे सीने में दर्द होता है। मुझे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना है। वसुधा के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उसने डिस्चार्ज ले लिया तो आकर्ष और इधिका एक साथ नहीं रह पाएंगे। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पर पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाए। वैसे भी आकर्ष ने वसुधा के एडमिट होने के अगले दिन ही उसे रूम को इस हिसाब से डिजाइन करवा दिया था जिसमें इधिका और आकर्ष आराम से वहां रह सके। उनके लिए सेपरेट बेड और बाकी सारी सुविधाएं मौजूद थी। पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए जो अलग से कमरा बना था, उसमें भी उसने कपड़ों से लेकर सब कुछ मंगवा लिया था। वसुधा ने अपने मन में कहा, इन्होंने शादी की थी तब दोनों ही उम्र में इतने समझदार नहीं थे। एक दूसरे को देखेंगे तो फिर से करीब आ जाएंगे और मैं चाहती हूँ
कि इस बार मैं राजवंश विला में जाऊं तो अपनी बहू को साथ लेकर जाऊं। वसुधा की जिद के आगे आकर्ष और इधिका कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी दवाइयां ली और सोने चले गए। तो वहीं आकर्ष और इधिका अपने अपने काम में लगे थे। देर रात तक काम करने के बाद दोनों वहीं पर सो गए थे। वीकेंड होने की वजह से अगले दिन इधिका वसुधा के बोर्ड में ही थी। वो न्यूरोसाइंस की वो किताब पढ़ रही थी, तभी उसके पास लक्ष्य का कॉल आया। इधिका, अभी इसी वक्त ओशियन यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ। वहां प्रोफेसर मिलर के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, लक्ष्य ने घबराई आवाज में कहा। प्रोफेसर मिलर का नाम सुनकर इधिका घबरा गई। उसने कहा, ठीक है, मैं जल्द ही वहां पर पहुंचती हूं। इधिका ने वसुधा की जिम्मेदारी नर्स पर छोड़ी और खुद जल्दी से नीचे आई। वो टैक्सी बुला रही थी, तभी पृथ्वी उसके पास आया और बोला, मिस सिंघानिया, मिस्टर राजवंश ने कहा है कि आपको कहीं भी जाना हो तो मैं आपको वहां छोड़ कर आऊंगा। इधिका ने भी उसे मना नहीं किया क्योंकि उसे जल्द से जल्द ओशियन यूनिवर्सिटी पहुंचना था। वो गाड़ी में बैठते हुए बोली, मुझे ओशियन यूनिवर्सिटी छोड़ दो और थैंक यू सो मच। जैसे ही इधिका यूनिवर्सिटी पहुंची, वो जल्दी से हेड ऑफिस में पहुंची। उसका दरवाजा खुला हुआ था और काफी सारे स्टूडेंट भीड़ इकट्ठा करके खड़े हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स ऑफिस के अंदर भी थे। इधिका जल्दी से अंदर गए तो उसने देखा प्रोफेसर मिलर लाल चेहरे के साथ वहां खड़े हुए थे। कॉलेज के डीन उन्हें गुस्से से देख रहे थे। वो उन पर भड़कते हुए बोले, आप इस कॉलेज के स्टूडेंट के फ्यूचर का डिसीजन लेने वाले होते कौन है? किसी भी स्टूडेंट की एजुकेशन उसके फ्यूचर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर को इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उस लड़की का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। आपने कहा था कि उसके कैरेक्टर के साथ भी कोई प्रॉब्लम है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ था तो आप आकर मुझसे बात करते, फिर मैं उसे अपने हिसाब से सजा देता। आप अपने किए कि जब तक मुझे कोई वाजिब वजह नहीं बता देते, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। डीन की बात सुनकर इधिका चौंक गई। यहाँ उसी के बारे में बात हुई थी, लेकिन प्रोफेसर मिलर ने कब उसे यूनिवर्सिटी से निकला था? प्रोफेसर मिलर वहां उसकी वजह से खड़े थे। फिर डीन में वापस गुस्से में प्रोफेसर मिलर की तरफ देखकर कहा, आपको पता भी है आपने जिस स्टूडेंट को निकाला था, उसने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुरा लिया है। इस तरह के स्टूडेंट हमारे कॉलेज का नाम खराब करते हैं। कल को यही कहा जाएगा कि वो हमारे कॉलेज में पढ़ी हुई है। हमारा नाम खराब होगा। हम क्या स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं? कुछ भी करके इस मुसीबत से निपटना होगा। उनकी बात सुनकर प्रोफेसर मिलर ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, इधिका सिंघानिया ऐसा नहीं कर सकती है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे मिली इन्फॉर्मेशन गलत है? यहाँ हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर मर्चेंट हमारे यहाँ आकर स्टूडेंट्स की क्लास ले। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज इसके लिए कितनी कोशिश कर रही है। उन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा कि उनके प्रोजेक्ट को हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने चुरा लिया है। उसे सजा देनी होगी, तभी डॉक्टर मर्चेंट हम पर यकीन कर पाएंगे। डीन ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा तो आप ये सब डॉक्टर मर्चेंट को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं? वो स्टूडेंट मेरे अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरे सिग्नेचर के बिना आप कोई पनिशमेंट तय नहीं कर पाओगे, प्रोफेसर मिलर ने भौहें चढ़ाकर कहा। वो इधिका को सपोर्ट कर रहे थे। आप इतनी जिद्दी कैसे हो सकते हैं प्रोफेसर? उस लड़की के लिए आप डॉक्टर मर्चेंट से पंगा लेने के लिए तैयार हो गए और उसके साथ उसका कंपैरिजन हो भी कैसे सकता है? आपने क्या सोचकर कहा कि इधिका सिंघानिया ने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट नहीं चुराया है? वैसे भी तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखती। आखिर तुम हो ही कौन? एक मामूली से प्रोफेसर, डीन ने पूरे घमंड में आकर कहा। इधिका अब प्रोफेसर मिलर की बुराई और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
वो जल्दी से अंदर गई और सख्त आवाज में बोली, आप प्रोफेसर मिलर को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उनके बिना डॉक्टर मर्चेंट का कोई वजूद नहीं है। अगर आप प्रोफेसर मिलर को यहाँ से निकालते हैं तो डॉक्टर मर्चेंट कभी यहाँ काम करने के लिए नहीं आएंगे। इधिका ये सब डॉक्टर मर्चेंट के तौर पर कही थी क्योंकि वो प्रोफेसर मिलर की बहुत इज्जत करती थी। अगर प्रोफेसर मिलर को ही निकाल दिया जाता है तो वो डॉक्टर मर्चेंट के तौर पर वहाँ कभी लेक्चर देने के लिए नहीं आती। इधिका झूठ नहीं बोल रही थी। अगर प्रोफेसर मिलर नहीं होते तो वो कभी डॉक्टर मर्चेंट नहीं बन पाती। शुरुआत में जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया था तब उसे ये सब्जेक्ट काफ़ी बोरिंग लगता था, लेकिन प्रोफेसर मिलर से इंस्पायर होकर उसने अपना पूरा टाइम न्यू एनर्जी रिसर्च को दिया और खुद की पहचान बनाई। वही उसकी इंस्पिरेशन और सक्सेस का कारण थे। इधिका के शब्द इतनी सख्त थे कि ऑफिस में मौजूद हर एक शख्स उसकी तरफ देख रहा था। अनजाने में वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने जा रही थी और उसने काफी हद तक बता भी दे दिया था। CH65 आकर्ष को है इधिका की चिंता। इधिका इस वक्त ओशियन यूनिवर्सिटी आई हुई थी। वह कॉलेज के डीन के ऑफिस में थी। डीन प्रोफेसर मिलर पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि इधिका ने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुराया था। ये बात उन तक पहुंच चुकी थी। डीन प्रोफेसर मिलर को निकालना चाहते थे। तभी इधिका को गुस्सा आया और उसने कहा कि डॉक्टर मर्चेंट का आज कोई वजूद नहीं होता अगर प्रोफेसर मिलर नहीं होते। इधिका की बातें सुनकर डीन गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रोफेसर मिलर बस एक मामूली से प्रोफेसर हैं, जबकि डॉक्टर मर्चेंट का न्यू एनर्जी फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान है। इधिका डीन की बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गई। वह अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करने ही वाली थी कि तभी लक्ष्य आगे आया और उसका साथ देते हुए बोला, क्या गलत कह रही है इधिका? डीन, आपको इस बात को समझना चाहिए कि प्रोफेसर मिलर ने इस फील्ड को अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल दिए हैं। डीन ने उसे देखकर मुंह बनाया तो लक्ष्य आगे बोला, न्यू एनर्जी का डेवलपमेंट इन्हीं कुछ सालों में हुआ है और तभी डॉक्टर मर्चेंट का नाम निकल कर आया है, जबकि प्रोफेसर मिलर तो न जाने कितने सालों से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हैं। हो सकता है कि आपके डॉक्टर मर्चेंट ने भी इन्हीं से स्टडी की हो या इनसे ही इंस्पायर हुए हो। अगर डॉक्टर मर्चेंट भी यहाँ आ जाएंगे तो प्रोफेसर मिलर को अपना सीनियर समझकर उनकी इज्जत करेंगे। डीन अपने ही बातों की जाल में फंस गया था। ये सच था कि प्रोफेसर मिलर लगभग 25 साल से भी ज्यादा टाइम से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे और उनके पढ़े स्टूडेंट इस वक्त काफी तरक्की भी कर रहे थे। डीन ने दरवाजे के बाहर खड़े स्टूडेंट को देखा जो प्रोफेसर मिलर के अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो सब उसे गुस्से में घूर रहे थे। डीन कुछ पल रुका और इस बार शांत स्वर में बोला, ठीक है, मुझे प्रोफेसर मिलर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने भी काफी कुछ किया है, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फ्यूचर में उनकी जो भी रिसर्च होगी वो हम सबके काम आएगी और देश की तरक्की में भी उनका हाथ रहेगा। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो इधिका सिंघानिया? एक इतने महान आदमी का प्रोजेक्ट तुमने चुरा लिया। इधिका उनकी तरफ सख्ती से देखकर कहा, मैंने उनका प्रोजेक्ट नहीं चुराया है। डीन में उसे देखकर तिरछी मुस्कुराहट देते हुए कहा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। राजवंश एम्पायर के पास पूरे सबूत हैं। तुम अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो, लेकिन सबूत के दम पर तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। अब मैं तुम्हें ऑफिशियली अपने कॉलेज से निकाल दूंगा और फिर एक स्टेटमेंट जारी करूंगा कि इधिका सिंघानिया की गलत हरकतों की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। ओशियन यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट के गलत व्यवहार को सहन नहीं करता है। डीन की बातें सुनकर प्रोफेसर मिलर गुस्से में बोले, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी भी इधिका सिंघानिया पर लगा इल्जाम साबित नहीं हुआ है और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये ऐसा नहीं कर सकती हैं। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक आप इसे यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल सकते हैं। डीन ने कुछ पल सोचा और कहा, चलिए
आपकी बात मानकर मैं मिस सिंघानिया को डॉक्टर मर्चेंट के मामले से अलग कर देता हूँ। वो पूरा मामला राजवंश एम्पायर पर डिपेंड करता है। फिर भी मेरे पास इस कॉलेज से निकलने का हक है। ये टाइम पर क्लास अटेंड नहीं करती है। इसके मार्क्स भी कुछ खास नहीं आ रहे हैं। कई बार तो उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, इस वजह से इसे 0 तक मिला है। इसके इसी गलत बिहेवियर के चलते मैं इसे यूनिवर्सिटी से निकालने वाला हूँ। डीन की बातों से साफ था कि वो इधिका को किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करने पर तुला हुआ था। उसकी बातें सुनकर इधिका हैरान रह गई। सिर्फ वो अकेली नहीं थी जिसने क्लास बंक की थी। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते रहते थे। दूसरी बात, इधिका ने प्रोफेसर की क्लास इसलिए अटेंड नहीं की क्योंकि वो बेसिक चीज़ों पढ़ाते थे और वो सब कुछ इधिका काफ़ी पहले सीख चुकी थी। इसके बजाय उसने अपना टाइम नया कुछ सीखने में बिताया था। असाइनमेंट में भले ही उसे 0 मिले हो, लेकिन फाइनल एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स लाकर कवर कर लेती थी। इसी वजह से प्रोफेसर ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। उसने सोचा नहीं था कि ये सब उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इधिका अब शांत हो गई थी क्योंकि गलती उसकी ही निकाली जा रही थी। प्रोफेसर मिलर से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में बोले, अपनी मनमानी करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं नाडीन, लेकिन जब तक मैं साइन नहीं करूंगा तब तक मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर आप इधिका सिंघानिया को एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर मिलर भी अपनी जिद के पक्के थे। वो इधिका का साथ दे रहे थे। ये देखकर डीन का चेहरा सर्द हो गया। वो बिना किसी दया के बोले, बहुत अच्छे प्रोफेसर मिलर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे स्टूडेंट का साथ देंगे। कोई बात नहीं, आपको इसका साथ देने का इतना ही शौक है तो मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर दीजिए। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपको भी काम से निकाल दूंगा। डीन अब उनको ही धमकी देने पर उतर आया था। प्रोफेसर मिलर गुस्से में फट पड़े, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम्हें मुझे कॉलेज से निकालना है तो निकाल दो। ठीक है, यही सही। मुझे नहीं पता था कि आप इतने सेल्फिश हो जाओगे। आपकी वजह से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सफ़र करेंगे। ऊपर से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास 10 स्टूडेंट है। सोचो कि उनका 1 साल बर्बाद हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रोफेसर मिलर डीन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। डीन की बातें सुनकर सब सकते में आ गए थे। प्रोफेसर मिलर एक अच्छे इंसान थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके अंडर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का 1 साल खराब हो। प्रोफेसर मिलर ने सकपका कर कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। डीन ने उन्हें ब्लैकमेल करते हुए कहा। वो उनके स्टूडेंट का सहारा लेकर इधिका को एक्सपेल कराना चाहता था। प्रोफेसर मिलर सोच में पड़ गए थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट की तरफ देखा जो लाचारी से उनकी तरफ देख रहे थे। वहां किसी ने नहीं सोचा था कि डीन अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक चल जाएगा। डीन ने आगे कहा, सोच लीजिए प्रोफेसर मिलर, आपको एक स्टूडेंट को चुनना है या फिर 10 स्टूडेंट्स को? गुस्से से प्रोफेसर मिलर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्होंने एक नज़र स्टूडेंट की तरफ देखा। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई थी। बस वो अपने स्टडी कंप्लीट करने का वेट कर रहे थे। तो कुछ शादी करके सेटल होना चाहते थे। बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का इंतजार था उन्हें। प्रोफेसर मिलर बुरी तरह फंस गए थे। तभी इधिका ने प्रोफेसर मिलर से पूछा, क्या कोई और सीनियर अथॉरिटी यहाँ मौजूद नहीं है? प्रिंसिपल, डायरेक्टर और चांसलर इस वक्त एक सेमिनार अटेंड करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं, प्रोफेसर मिलर ने बताया। इधिका को समझ में आ गया था कि डीन अपनी मनमानी क्यों कर रहा था। उसे डांटने फटकारने वाला कोई नहीं था। इधिका ने गहरी सांस ली और प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर, क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर चले जाइए।
जब वो वापस आ जाएंगे तब इस मामले पर बात करते हैं। इधिका ने बीच का रास्ता निकाला था। अगर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती तो डीन मानता नहीं और प्रोफेसर छुट्टी पर चले जाते तो मामला कुछ दिनों के लिए टल सकता था। प्रिंसिपल और बाकी अथॉरिटी के आगे डीन की नहीं चलनी थी। वैसे भी मंडे तक इधिका की सच्चाई सबके सामने आ ही जानी थी। कुछ भी कहने से पहले प्रोफेसर ने एक नज़र अपने स्टूडेंट की तरफ देखा जो काफी उम्मीदें लगाकर खड़े थे। मिलर उन्हें आंखों ही आंखों में कह रहे थे कि चाहे उन्हें निकाल भी क्यों न दिया जाए लेकिन वो उनका 1 साल बर्बाद नहीं होने देंगे। इधिका ने प्रोफेसर से कहा, मंडे तक सब कुछ सॉल्व हो जाएगा सर। तब हम इस पर बात करते हैं। तब तक आप वेकेशन पर जा सकते हैं। वैसे भी वीकेंड चल रहा है। स्टूडेंट को अब इधिका पर गुस्सा आ रहा था। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। ऊपर से वो प्रोफेसर को छुट्टी लेने के लिए कह रही थी। लक्ष्य ने गुस्से में खड़े स्टूडेंट के चेहरे को देखा और फिर इधिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए दबी आवाज में कहा, क्या कह रही हो इधिका? अगर तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है तो उल्टी सीधी एडवाइस तो मत दो। इधिका उसे जवाब देती उससे पहले प्रोफेसर ने डीन से वीकेंड पर छुट्टी मनाने का कहा और वहां से बाहर आ गए। इधिका भी उनके साथ में थी। इधिका ने उन्हें घर छोड़ने की जिद की तो वो उसके साथ गाड़ी में आ गए। रास्ते में प्रोफेसर ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, इधिका, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की लेकिन इस बात पर कौन यकीन करेगा कि डॉक्टर मर्चेंट जैसे इतने बड़े आदमी तुम्हारा प्रोजेक्ट चुरा सकते हैं? तुम राजवंश एम्पायर में सबका सामना कैसे करोगी? तुम्हारी रेपुटेशन दांव पर लगी है बेटा। प्रोफेसर मिलर इधिका को अच्छे से जानते थे इसलिए उन्हें इधिका की कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। उनके हिसाब से डॉक्टर मर्चेंट ही वो इंसान थे जिन्होंने इधिका के प्रोजेक्ट को चुराया था। उनकी बात सुनकर इधिका के चेहरे पर हंसी के भाव थे। वो बोली, लेकिन प्रोफेसर, डॉक्टर मर्चेंट ने मेरा प्रोजेक्ट नहीं चुराया है। प्रोफेसर मिलर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, तो फिर उस प्रोजेक्ट को किसने पूरा किया था? मैंने। फिर इधिका कुछ पल रुक कर बोली, या यूं कह सकते हैं कि डॉक्टर मर्चेंट ने। इधिका ने सब कुछ काफी नॉर्मली कहा था। प्रोफेसर को आगे कुछ पूछने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका घर आ गया था। उसके बाद इधिका हॉस्पिटल लौट आई थी और उसने अपना टाइम वसुधा के साथ स्पेंड किया। वहीं दूसरी तरफ आकर्ष इस वक्त वसुधा के रूम में मौजूद दूसरे अटैच रूम के अंदर काम कर रहा था। उसके साथ में पृथ्वी था और उसने आकर्ष को वो सब बता दिया जो यूनिवर्सिटी में हुआ था। पृथ्वी ने धीमी आवाज में कहा, मिस सिंघानिया का बर्ताव काफी अजीब है और अब तो सबको पता चल गया कि उनके ऊपर प्रोजेक्ट चोरी करने का इल्जाम लगा है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर सब कमेंट्स में उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। बोलते हुए आकर्ष ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा तो पृथ्वी उसे कमेंट पढ़कर सुनाने लगा। पृथ्वी ने कमेंट पढ़ते हुए कहा, एक यूजर ने लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रोफेसर मिलर एक चोर का साथ क्यों दे रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि उसकी वजह से हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। उसे यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए और साथ ही राजवंश एम्पायर से भी। एक और शख्स ने लिखा है, ऐसे लोग समाज पर धब्बा होते हैं, इन्हें जीने तक का हक नहीं। आकर्ष ने महसूस किया कि ये मैटर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक हॉट टॉपिक बन गया था और सब इधिका को कसूरवार मानते हुए उसे ही भला बुरा कह रहे थे। आकर्ष चुपचाप पृथ्वी की बातें सुन रहा था। पृथ्वी ने आगे कमेंट्स पढ़ते हुए कहा, मैं तो वहीं पर था और मैंने सभी लोगों की बातें सुनी थी। प्रोफेसर मिलर उसके लिए काफी कुछ कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लगता है उस लड़की को प्रोफेसर मिलर के इस बलिदान की कोई वैल्यू नहीं है। वो सबके सामने उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कह रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रोफेसर उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और वो ऐसे कह भी कैसे सकती है। आकर्ष ने पृथ्वी के हाथ से मोबाइल लिया।
उसने देखा कि एक कमेंट आया हुआ था, वो स्टूडेंट काफी बदकिस्मत है जिसे ऐसे टीचर मिले और साथ ही एक ऐसी लड़की उनकी क्लासमेट है जो दूसरों के प्रोजेक्ट चुराती है। उन सबके कमेंट सुनते ही आकर्ष का चेहरा सर्द हो गया। उसने मोबाइल वापस पृथ्वी को दिया और सख्त आवाज में बोला, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, गांव का एक कुत्ता भौंकता है तो गांव के बाकी कुत्ते उसके पीछे भौंकने लगते हैं। पृथ्वी कुछ कह नहीं पाया क्योंकि आकर्ष के शब्द काफी सख्त थे। वो उन स्टूडेंट्स को कुत्तों से कंपेयर कर रहा था। पृथ्वी ने बात बदलते हुए कहा, अगर मिस सिंघानिया ने इन कमेंट्स को पढ़ा तो वो काफी उदास होगी। मैंने और भी लोगों के कमेंट पढ़े थे, वो बहुत भला बुरा कह रहे थे उन्हें। मैं तो पढ़ भी नहीं सकता। आकर्ष ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है मिस सिंघानिया कॉलेज की वेबसाइट चेक करती होगी? वो उम्र में काफी कम है और आजकल इस उम्र में सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गॉसिप के मामले में कुछ ज्यादा ही। पृथ्वी ने जवाब दिया। लेकिन मैं तो नहीं देखता, आकर्ष ने कंधे उचकाकर कहा। पृथ्वी ने आकर्ष से तो कुछ नहीं कहा लेकिन वो अपने मन में बोला, क्योंकि आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है और आप अपनी उम्र से ज्यादा ही मैच्योर हो गए हैं। अब आपको कौन समझाए कि आपकी उम्र के लोग मौज मस्ती करते हैं, ना कि इस तरह काम में डूबे रहते हैं। पृथ्वी ने देखा कि आकर्ष उसके जवाब का इंतजार कर रहा है तो वो बोला, मैंने कहा ना, आजकल की जनरेशन को ऑनलाइन रहना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा, आकर्ष बोला और फिर वसुधा के कमरे में आया। आकर्ष ने देखा बाहर का मौसम काफी सुहावना हो रहा था। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। इधिका ने इस वक्त एक ब्राउन कलर का पतला जैकेट पहना हुआ था। वो सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी, जिस वजह से बाल बार बार उसके मुंह पर आ रहे थे। इधिका उन्हें अपने कान के पीछे कर रही थी। इधिका के पास ही म्याऊं खेल रहा था। कमरे में काफी शांति थी और वो माहौल सुकून देने वाला था। काफी देर तक पढ़ने के बाद इधिका थक गई तो उसने बुक को साइड में किया और अपना मोबाइल हाथ में लेने लगी। आकर्ष जल्दी से इधिका के पास गया और उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर इधिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तो वही वसुधा भी चौंक गई थी कि अचानक उसके पोते को क्या हो गया जो वो ऐसी हरकतें कर रहा है। CH66 बहानेबाज आकर्ष। इधिका वसुधा के कमरे में उनके साथ थी। वहीं आकर्ष को ओशियन यूनिवर्सिटी में आज जो भी ड्रामा हुआ था उसके बारे में पता चला था। कॉलेज में ड्रामा तो हुआ ही था, साथ में कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोग इधिका के बारे में काफी बुरे कमेंट कर रहे थे। आकर्ष नहीं चाहता था कि इधिका उन सभी बुरे कमेंट्स को पढ़े। जब इधिका अपना मोबाइल हाथ में लेने लगी तो आकर्ष जल्दी से गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर वसुधा और इधिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। आकर्ष ने एक झटके में इधिका का हाथ छोड़ दिया था। वसुधा ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, कुछ हुआ है क्या लड़के, जो इस तरह भाग कर आए हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं दादी, आकर्ष हड़बड़ा कर बोला। फिर उसने इधिका की तरफ देखकर कहा, मिस सिंघानिया, बाहर मौसम काफी अच्छा हो रहा है। क्या आप कुछ देर के लिए दादी को बाहर वॉक के लिए ले जाएंगी? इधिका ने एक नज़र बाहर की खिड़की की तरफ देखा तो मौसम वाकई काफी अच्छा था। इधिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। आकर्ष ने नर्स की हेल्प से वसुधा को व्हीलचेयर पर बिठाया तो इधिका ने म्याऊं को पकड़ लिया था। वैसे भी म्याऊं को वॉक पर ले जाने का टाइम हो गया था। ऐसे में वसुधा के साथ में आने पर इधिका के दो काम एक साथ होने वाले थे। नीचे गार्डन में आने के बाद उन्होंने वसुधा को एक चेयर पर बिठाया। इधिका वहां खड़ी बिना मन के इधर उधर देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी उस किताब की बातें चल रही थी जो उसने कुछ देर पहले पढ़ी थी। इधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। वो आकर्ष था। उसने कहा, मिस सिंघानिया, क्या आप ऑनलाइन आती है?
मेरा मतलब है कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर कितना टाइम स्पेंड करती है। आकर्ष के कहते ही इधिका ने उसकी तरफ देखा। आकर्ष ने इस वक्त नेवी ब्लू सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। आकर्ष की नजरें सामने की तरफ थी तो इधिका को लगा कि वो बस हल्की फुल्की बातचीत करना चाह रहा है। मुझे सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है। यह वेस्ट ऑफ टाइम है, इधिका ने जवाब दिया। आकर्ष ने सिर हिलाया, फिर वो वसुधा को देखने लगा था। इतने कम वक्त में इधिका ने आकर्ष के बारे में इतना तो जान लिया था कि वो काम को अपना ज्यादा टाइम देता था, बाकी उसे बातचीत करना कम पसंद था। इधिका को लगा कि आकर्ष आगे उसे कुछ नहीं पूछेगा। आकर्ष ने कुछ पल रुककर कहा, आजकल लोग काफी इंसेंसिटिव हो गए हैं। वो अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उन अनजान लोगों के ऊपर निकालते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका सोशल मीडिया कमेंट्स बन गए हैं। लोग कुछ भी कहे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आकर्ष इधिका को पहले ही तैयार कर रहा था ताकि अगर गलती से भी वो कमेंट्स पढ़े तो उसे बुरा महसूस ना हो। इधिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकर्ष ये सब बातें उससे क्यों कह रहा है। वो उसे कुछ पूछती उससे पहले उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इधिका ने देखा लक्ष्य का मैसेज आया हुआ था। लक्ष्य ने लिखा था, ऐसा करना कि तुम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलकर मत देखना। वहां स्टूडेंट तुम्हारे बारे में काफी बुरी बातें कर रही हैं। वो बस रटी रटाई चीजें बोल रही हैं, जबकि सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। मैसेज पढ़ने के बाद इधिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि आकर्ष उसे वो सब क्यों बोल रहा था। इधिका ने अपना मोबाइल बंद किया और फिर आकर्ष की तरफ देखकर उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर राजवंश, आप चिंता मत कीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। किसी के बोलने से क्या होता है। मैं सबको जाकर समझा तो नहीं सकती ना कि मैं कौन हूँ। इधिका का जवाब सुनकर आकर्ष थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। जब उसने महसूस किया कि उसकी बातों से यह जाहिर हो रहा है कि उसे इधिका की फिक्र है, तो आकर्ष ने तुरंत कवर करते हुए कहा, मैं बस दादी के लिए परेशान हूँ। अगर आप अपसेट हुई तो आपको देखकर वो भी परेशान हो जाएगी। आकर्ष की बात सुनकर इधिका हल्का सा हंसती। जब भी वो वसुधा का नाम लेकर बहाना बनाता था तो उसे हंसी आने लगती थी, जबकि उसके दिल में इधिका की परवाह थी। इधिका के हंसने पर आकर्ष को और भी ऑकवर्ड फील हुआ। उसने जल्दी से कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी दादी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। मुझे कुछ काम है। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। अपने लिए नहीं कह रही हूँ। दादी आपको नहीं देखोगी तो परेशान हो जाएगी। आखिर ये सब उन्हीं के लिए तो है। इधिका ने जानबूझकर आकर्ष को परेशान करने के लिए कहा। आकर्ष ने सिर हिलाया और फिर वहां से चला गया। ऊपर रूम में आते ही उसने पृथ्वी से कहा, मंडे को मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। लेकिन सर, वो एक इंटरनेशनल मीटिंग है और क्लाइंट काफी टाइम से उसका वेट कर रहे थे, पृथ्वी ने जल्दी से कहा। उसका जवाब सुनकर आकर्ष तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था तो वो तुरंत बोला, मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। पृथ्वी दूसरी तरफ आ गया। मीटिंग उसने कैंसिल तो कर दी थी, लेकिन वो आकर्ष को शक भरी निगाहों से देख रहा था। वो अपने मन में बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंडे को सर सबके सामने मिस सिंघानिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने वाले हैं। वो उस लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? पहले ही कंपनी में उनके काफी सारे दुश्मन हैं। जब से उन्होंने कंपनी का सारा काम संभाला है, उसके बाद लोगों का बस नहीं चलता, वरना वो उन्हें कब का हटा देते। ऐसे में उनकी इस हरकत पर कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। पृथ्वी को इधिका पर गुस्सा आ रहा था। उसने थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन आकर्ष की मुसीबतें उसके ज्वाइन करने के बाद बढ़ गई थी।
नक्श ने इतनी मुश्किल से डॉक्टर मर्चेंट को राजवंश एम्पायर के लिए हायर किया था, पर उसकी वजह से डॉक्टर मर्चेंट भी नाराज होने वाले थे। पृथ्वी मन ही मन बोला, अगर सर ने सबके सामने मिस सिंघानिया का फेवर किया तो मैं उन्हें जरूर रोकूंगा, चाहे इसके लिए वो मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उनकी रेपुटेशन को दांव पर नहीं लगने दूंगा। वहीं इधिका कुछ देर बाद मिसेज राजवंश के साथ वापस ऊपर आ गई थी। उसने देखा पृथ्वी उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। जल्द ही मंडे आ गया था। इधिका आज की मीटिंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने खास आज के लिए वाइट कलर का ऑफिस सूट पहना था। बालों को मेसी पौनी में बांधकर हल्का मेकअप करने के बाद वो काफी खूबसूरत लग रही थी। इधिका ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी उसके पास दिशांक का मैसेज आया। दिशांक बोला, बॉस मैंने गोवा में लैंड कर लिया है और मैं टाइम से राजवंश एम्पायर पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। हमेशा की तरह इधिका आकर्ष के साथ राजवंश एम्पायर पहुंची। जैसे ही इधिका गाड़ी से निकलकर बाहर जाने लगी, आकर्ष ने सीरियस वॉइस में पूछा, क्या आज दिशांक राठौर टाइम पर राजवंश एम्पायर पहुंच पाएगा ना? आकर्ष को इधिका की परवाह हो रही थी, क्योंकि आज की मीटिंग में सभी इम्पोर्टेंट मेंबर्स इकट्ठा होने वाले थे। वो नहीं चाहता था कि सबके सामने इधिका की इंसल्ट हो। हाँ, लग तो यही रहा है, इधिका ने बेपरवाही से जवाब दिया। आकर्ष ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहा, एक्चुअली मेरे पास दिशांक राठौर से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं मीटिंग के बाद तुम्हें उस बारे में बताना चाहता हूँ। आकर्ष ने डिसाइड कर लिया था कि वो दिशांक के सच के बारे में इधिका को बता देगा। बाद में हर्ट होने से अच्छा है कि वो अभी सच जानने के बाद थोड़ी तकलीफ झेल ले। ठीक है, फिर मीटिंग के बाद मिलते हैं, इधिका ने शांत लहजे में जवाब दिया। इधिका ने आकर्ष को बाय कहा और फिर वो लिफ्ट के पास आ गई। उसने देखा लिफ्ट के पास कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़की ने कहा, क्या तुमने सुना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर किसी ने एक प्रोजेक्ट चोरी कर लिया था, और इतनी हिम्मत किसने दिखाई है? पकड़ा गया तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। भूल गया था क्या वह? उसके पास खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, अरे कोई नई इंटर्न आई है, उसने ऐसा किया है। अब इतनी हिम्मत तो वही दिखा सकता है जिसके बड़े बड़े कनेक्शंस हो। सुना है सिफारिश के दम पर ऑफिस में आई है, उनके ग्रुप में खड़े एक लड़के ने कहा। उसकी बात सुनकर पहली लड़की ने हैरानी से पूछा, किस तरह के कनेक्शन की बात कर रहे हो तुम? यह राजवंश एम्पायर है, पता है ना, यहाँ कनेक्शंस काम नहीं आते हैं। लड़का साफ तौर पर किसी का नाम नहीं ले सकता था। उसने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा, जो यहाँ सबसे ऊपर है उसी के कनेक्शन के दम पर। तभी उसे आते ही सीधा रोहन के ग्रुप में भेज दिया गया, जबकि रोहन अपने ग्रुप में हर किसी को नहीं लेते हैं। वहां मौजूद हर एक शख्स समझ गया था कि वो लड़का आकर्ष की तरफ इशारा कर रहा था। उस पर उस लड़की ने दबी आवाज में कहा, हाँ, उनके आगे तो किसी के बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। जब से आए हैं सबको लाइन में लगा रखा है, कई लोगों को काम से निकाल दिया। क्या उस लड़की के साथ उनके कोई पर्सनल रिलेशन है? अपने रिलेशन के चलते वो उसे खुलेआम सपोर्ट तो नहीं करने वाले। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। हाँ, उसे कौन रोकेगा, आखिर बिगड़ा हुआ बच्चा जो है। पता है, मैंने सुना था कि जब वो बच्चा था तब काफी ज्यादा गुस्सैल और घमंडी टाइप का था। उसे उसकी दादी ने बिगाड़ा है। अब इतने सालों बाद लौटा है तो सब पर वही एटीट्यूड झाड़ रहा है। ग्रुप में मौजूद दूसरी लड़की ने सिर हिलाकर कहा। वो सब आकर्ष की गॉसिप करने लगे थे। इधिका चुपचाप खड़ी उनकी बातों को सुन रही थी। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि लिफ्ट नहीं आई थी। तभी अचानक एक और लड़के ने कहा, मुझे तो अफसोस होता है कि यह हाई पोजीशन नक्श राजवंश को क्यों नहीं मिली। वो तो इतना टैलेंटेड है और उसका नेचर भी काफी अच्छा है।
वो अपने पिता नकुल राजवंश की तरह अच्छे दिल का है। हाँ, मिस्टर नक्श राजवंश ने ही डॉक्टर मर्चेंट को यहाँ काम करने के लिए तैयार किया था। अब इस बात के लिए उनकी कोई तारीफ नहीं करेगा क्योंकि वो बड़ी पोजीशन पर नहीं है, एक लड़के ने कहा। इधिका उनकी बातों से काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। उसे नहीं लगा था कि बात उससे होते हुए आकर्ष तक पहुंच जाएगी। इन लोगों के पास इतनी सारी डिटेल्स कैसे पहुंची? जरूर कोई इन्हें भड़का रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? इधिका ने अपने मन में कहा और फिर उन लोगों को देखने लगी। अचानक उसकी नजर एक लड़के पर जाकर ठहर गई जिसने इस टॉपिक को शुरू किया था। वो ग्रुप 2 का असिस्टेंट लीडर था जिसका नाम ओजस गुप्ता था। अब उसे समझ आ गया था कि इस मामले को कौन हवा दे रहा था। ओजस नक्श का चमचा था। इधिका को इस बारे में दिशांक ने जानकारी दी थी कि नकुल राजवंश और लक्ष्य अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से पाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी आकर्ष को ऑफिस में ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। ऊपर से वो अंदर ही अंदर सबको आकर्ष के खिलाफ भड़का रहे थे। राजवंश एम्पायर की हेड पोजीशन आकर्ष के पास थी जिसे नकुल राजवंश हासिल करना चाहता था। इधिका अब और शांत नहीं रह सकती थी। वो उनके पास गई और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बुराई करने तक तो ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम जिसकी बुराई कर रहे हो वो इस कंपनी का हेड है। कहीं आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है ना? किसी ने सुन लिया तो तुम सबको भी निकाल देंगे। इधिका की बात सुनकर उन सबके चेहरे पर घबराहट के भाव थे और वो इधर-उधर कैमरा देखने लगे। कैमरा मौजूद जरूर था लेकिन थोड़ा दूर लगा हुआ था तो सबने राहत की सांस ली। तुम कौन हो? एक लड़की ने उसे घूरते हुए पूछा। ओजस इधिका की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, इसका इंट्रोडक्शन मैं तुम लोगों से करवाता हूँ। यही वो नई इंटर्न है जिस पर चोरी करने का इल्जाम लगा है। वैसे भी सारे सबूत इसके खिलाफ है। चाहे इसको कोई कितना भी सपोर्ट कर ले लेकिन इसे सजा मिलाकर रहेगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बेशर्मी से ऑफिस चली आई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा मैं, मिस सिंघानिया। ओजस के सब बताते ही ग्रुप के लोग उसे गुस्से में घूरा। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे और इधिका को एक चोर की नजरों से देखने लगे। उनमें से एक लड़की बोली, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिग बॉस के दम पर उछलना बंद करो। उनके साथ तुम्हारी करीबी भी कुछ नहीं कर पाएगी। उन सबके इतना कहने के बाद भी इधिका के चेहरे और आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। वो बेहिचक बोली, अच्छा तो मैं मिस्टर राजवंश के करीब हूँ। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? ओजस बोला, तुम उनकी खास हो तभी तुम्हें आते ही इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई, जबकि तुम सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट हो। हमने देखा था कि मिस्टर पृथ्वी चौहान तुम्हें खुद वहां छोड़ने के लिए गए थे। अक्सर मैंने तुम्हें मिस्टर राजवंश के साथ आते जाते भी देखा है। क्या अब भी तुम इस बात से इनकार करोगी कि तुम्हारे उनके साथ कोई रिश्ते नहीं है? ओजस के बाद एक लड़की ने कहा, तुम्हारे मिस्टर राजवंश के साथ कितनी भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो लेकिन तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टर नक्श राजवंश बहुत मुश्किल से डॉक्टर मर्चेंट को यहाँ काम करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो नाराज हो जाएंगे और फिर कंपनी को बहुत नुकसान होगा। अगर डॉक्टर मर्चेंट नाराज होकर चले गए तो मिस्टर राजवंश भी तुमसे नाराज हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। इधिका ने गहरी सांस ली और कहा, हम लोग गलत समझ रहे हो। मैं मिस्टर राजवंश को जानती जरूर हूँ लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने मुझे हायर किया है। इस बात का उन्होंने तो अनाउंसमेंट नहीं करवाया। अगर मैं इतनी ही खास होती तो वो सबको बताते हैं। पहले कुछ नहीं बताया तो अब मेरा सपोर्ट क्यों करेंगे? उन सब ने इधिका को अजीब नजरों से देखा। तभी लिफ्ट आ गई थी।
उन सब का ध्यान अपनी बातों में इतना लगा हुआ था कि उनका ध्यान इस तरफ भी नहीं गया कि पृथ्वी और आकर्ष ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसका क्या नतीजा हो सकता था। आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय मिस्टीरियस डॉक्टर मर्चेंट विद स्टोरी की दुनिया चैनल पर। CH-67 इधिका के खिलाफ मिले सबूत। आखिर वो दिन आ ही गया जब इधिका को अपनी पहचान सबके सामने बतानी थी। मीटिंग में जाने से पहले वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। वहां उसके अलावा R&D डिपार्टमेंट के ग्रुप 2 के लोग भी खड़े हुए थे जो इधिका के बारे में गॉसिप कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने इधिका और आकर्ष के रिश्ते की बात उठाई। लिफ्ट आने पर वो लोग तो वहां से चले गए थे, लेकिन पृथ्वी और आकर्ष ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। आकर्ष के चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। आकर्ष को भले ही कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन पृथ्वी के चेहरे के भाव सख्त हो रहे थे। वो अपने बॉस की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने आकर्ष से कहा, वो लोग मिस सिंघानिया के जरिए आप पर वार करना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं शक था कि आपका और मिस सिंघानिया का कोई रिश्ता है, और मिस सिंघानिया की बातों ने आज इसे कंफर्म भी कर दिया। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? आकर्ष अभी भी बिल्कुल चुप था। आकर्ष बस चुपचाप प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पृथ्वी इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। वो उसके पीछे आते हुए वापस बोला, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं, जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं? वो सबके सामने ये दावा कर रही थी कि आपका उसके साथ कनेक्शन है और अब सब लोग आपके रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आकर्ष ने बेपरवाही से कहा। फर्क पड़ता है, इससे आपकी इमेज खराब होगी। मुझे यही लगता है कि आपको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने सबके सामने उसका फेवर किया तो सबको यही लगेगा कि आप उसके लिए कुछ ज्यादा ही लीनियंट हो रही हैं। आपकी इमेज खराब होगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं इस बात को? पृथ्वी ने अपनी तरफ से आकर्ष को समझाने की कोशिश की, हालांकि बोलते वक्त वो थोड़ा अग्रेसिव हो गया था। आकर्ष ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और सख्त आवाज में कहा, वो लोग कमजोर होते हैं जिन्हें दूसरों की बातों से फर्क पड़ता है। पृथ्वी चुप हो गया था। पृथ्वी ने पहले उनके फ्लोर का बटन दबाया था, लेकिन आकर्ष ने लिफ्ट का वापस बटन दबाया। पृथ्वी ने देखा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जा रही हैं, जहां अक्सर इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी। इसका मतलब साफ था, आकर्ष अपना फैसला नहीं बदलने वाला था। आज R&D डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। पिछले महीने 2 इम्पोर्टेंट लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े थे, डॉक्टर मर्चेंट जो नक्श के जरिए जुड़े थे, दूसरी इधिका जो आकर्ष के जरिए वहां पर आई थी। सबकी निगाहें आज होने वाली मीटिंग पर टिकी हुई थी। पृथ्वी ने मन ही मन कहा, काश डॉक्टर मर्चेंट के साथ पर्सनली कोई कांटेक्ट होता तो आज की जंग हम ही जीतते, वो भी शानदार तरीके से। लगता है आज मिस सिंघानिया की वजह से बहुत बेइज्जती होने वाली है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इधिका R&D डिपार्टमेंट के ग्रुप 1 की तरफ जा रही थी कि तभी उसे पीछे से ओजस ने आवाज दी। इधिका वहीं पर रुक गई थी। ओजस उसके पास आकर बोला, मिस सिंघानिया, मैं नहीं जानता कि आपका हमारे नए बॉस के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन उनकी इमेज यहाँ अच्छी नहीं है। हो सकता है कि उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए तो बेहतर होगा कि आप मिस्टर नक्श राजवंश को नाराज ना करें। इधिका ने ओजस की घूर घूर कर देखा। वो नक्श के लिए कुछ ज्यादा ही लॉयल था। वो ज्यादातर उसके साथ ही रहता था तो और उसकी बातों से ये साफ था कि उसे इधिका और नक्श के बारे में पता था। इधिका को चुप देखकर ओजस ने आगे धीमी आवाज में कहा, अगर आप मिस्टर नक्श राजवंश का साथ देती है तो आप ही का भला होगा, फ्यूचर में भी और अभी भी। अभी भी मौका है, घुटने टेक दीजिए, आज आप बच सकती हैं। इधिका ने गुस्से से उसे देखा और बिना कुछ बोले आगे चली गई।
हमेशा वीकेंड के बाद मंडे को सभी एम्प्लॉयज काफी दुखी होकर और धीरे धीरे ऑफिस आते थे, लेकिन निधिका ने देखा कि आज सब पहले से ही आए हुए थे। वो समझ गई थी कि वे सब उसके लिए जल्दी आए थे। वे सब इधिका के लिए परेशान थे और उसके हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी लक्ष्य आगे आया और बोला, इधिका, वो यूनिवर्सिटी में। अचानक लक्ष्य बोलते हुए रुक गया था, क्योंकि उसने देखा कि डायरेक्टर और नक्श वहीं आ रहे थे। वहां आते ही डायरेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, मिस्टर रोहन राजवंश, मिस सिंघानिया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चलिए, मीटिंग शुरू हो रही है। रोहन ने उनकी बात पर सिर हिलाया और फिर इधिका से कहा, चलो चलते हैं और घबराना मत। वो सभी लोग एक साथ लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। अचानक नक्श इधिका के पास आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे लगा पिछले 2 दिनों में तुम मुझे कॉल करोगी और माफी मांगोगी। तुम ऐसा करती तो ये सब यहीं पर रुक सकता था। नक्श कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। इधिका ने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर नक्श आगे बोला, इस मीटिंग में कुछ खास गेस्ट भी आने वाले हैं। ओशियन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट के डीन इस मीटिंग में शामिल होंगे। उन तक डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चोरी होने का मामला पहुंच चुका है। वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकालना चाहते हैं, इसलिए खास इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। इधिका के बचाव के लिए रोहन हंसते हुए बोला, जरूर तुमने ही उन तक ये न्यूज़ पहुंचाई होगी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों की तरह कंप्लेंट लेकर आज भी अपने प्रिंसिपल के पास जाते हो। ग्रो अप नक्श राजवंश। मैं उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था और इधिका आज भी वहां पढ़ती है। मैं नहीं चाहता यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन इधिका की वजह से खराब हो। वो आज भी वहां की स्टूडेंट है, तो उन्हें इस मामले में जानने का हक था, बस तभी मैंने बताया। नक्श ने कंधे उचका कर कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही मैं कुछ एक्सेप्ट करने वाली हूँ। इधिका सख्ती से बोली। नक्श उसे देखकर मुंह बनाकर रह गया। अगले ही पल वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पहुंच गए थे। डायरेक्टर और नक्श पहले मीटिंग रूम में चले गए। इधिका अंदर जाने लगी, तभी रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। आज यहाँ जो भी हो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, चाहे सामने डॉक्टर मर्चेंट ही आकर क्यों न खड़े हो जाए। इतना कहकर रोहन से अंदर चला गया। वहीं इधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो धीरे से बोली, लेकिन इसके वाकई कोई जरूरत नहीं है। इधिका काफी शांत और कॉन्फिडेंट थी। जैसे ही इधिका ने अंदर कदम रखा, उसने देखा मीटिंग रूम में राजवंश एम्पायर के वो सभी मेंबर्स मौजूद थे जो कंपनी को लेकर फैसला करते थे। वहां यूनिवर्सिटी के डीन और डायरेक्टर भी बैठे हुए थे। अचानक इधिका की नजर आकर्ष पर गई, जो कि अपना सारा काम छोड़कर वहां पर उस मीटिंग में आया था, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सभी के चेहरे के भाव गंभीर थे। इधिका के अंदर आते ही आकर्ष ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत ही उसने अपनी नजरें हटा ली, मानो उसे उसके आने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। आकर्ष के पास में पृथ्वी भी खड़ा था, जो इधिका को गुस्से में घूर रहा था। आकर्ष की तरफ देखते हुए इधिका ने मन ही मन कहा, तो तुम्हें मेरी केयर है, तभी तुम इस मीटिंग में आए हो। अगर तुमसे पूछा था तुम यही कहोगे कि दादी परेशान ना हो जाए, इसलिए तुमने ये मीटिंग अटेंड की और मेरा साथ दिया। आखिर क्या है तुम्हारे दिल में आकर्ष राजवंश, जो तुम कहने से डर रहे हो। इधिका सोच रही थी कि आकर्ष अपनी हरकतों की किस तरह से सफाई देगा। वो अंदर आई और मुस्कुराते हुए रोहन के पास वाली सीट पर बैठ गई थी। मीटिंग शुरू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड आगे आया और बोला, आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग किस वजह से हो रही है, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा। मिस्टर नक्श राजवंश, आप जिन सबूत की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सबके सामने पेश करें, ताकि जल्द ही फैसला हो सके। इधिका ने उत्सुकता से नक्श की तरफ देखा।
वो भी नहीं समझ पा रही थी कि वो किसी सबूत की बात कर रहा है। नक्श अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, हाँ, वो बस अभी आ ही रही हैं। बोलते हुए उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इधिका ने देखा दरवाजे से आयशा और मालविका आ रही थी। उन दोनों का वहां होना कोई अच्छी बात नहीं थी। इधिका ने उन्हें देखकर अपनी आंखें छोटी की। वो खुद को तैयार करने लगी वहां होने वाले तमाशा के लिए। वो दोनों नक्श की तरफ बढ़ी। आयशा ने मुस्कुराकर नक्श को धीरे से हेलो कहा। मालविका इतने बड़े लोगों के बीच पहले डर रही थी, फिर तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया था। नक्श मालविका के पास आया और बोला, यही मेरा सबूत है। ये मालविका दास है, मिस इधिका सिंघानिया की मॉम। मालविका इस मीटिंग के लिए कुछ खास ही तैयार होकर आई थी, तो वो अजीब लग रही थी। हर कोई हैरानी से मालविका को तो कभी इधिका की तरफ देखने लगा। रोहन ने धीरे से इधिका को कोहनी मार के कहा, क्या ये तुम्हारी मॉम है? इधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली थी। इधिका वहां शांत बैठे हुई थी, तभी अचानक मालविका उसके पास दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, इधिका बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा काम ठीक से नहीं कर पाई। उसे वार्ड में कैमरे लगे हुए थे। जब मैं तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट चुरा रही थी तब सब रिकॉर्ड हो गया। हम पकड़े गए हैं बेटा। फिर आयशा ने एक यूएसबी नक्श को दी और सामने लगे बड़े से प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले हुआ। वो एक सीसीटीवी फुटेज थी जो राधिका के कमरे की थी। राधिका सो रही थी और मालविका वहां चुपके से आई। उसने इधर-उधर देखा और फिर आयशा के लैपटॉप में एक हार्ड ड्राइव डाली। उसने कुछ किया और फिर वापस वहां से चली गई। वीडियो खत्म होते ही आयशा ने कहा, मैंने मॉम के रूम में कैमरा इंस्टॉल करवाया था ताकि ध्यान रख सकूं कि वो सही से दवाइयां ले रही है या नहीं। मुझे नहीं पता था कि इधिका तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। तुमने अपनी मॉम को मेरे लैपटॉप से प्रोजेक्ट चुराने के लिए भेजा। आयशा के कहते ही मालविका ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। वो बहुत मेहनत कर रही थी और मैं ये देख नहीं सकी। फिर मालविका ने इधर-उधर देखा और जमीन पर अपने घुटने टेक दिए। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखकर बोली, ये जो भी हुआ है उसमें इधिका की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप पुलिस मत बुलाइएगा। आप उसे एक और मौका दीजिए। वो आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड उसके पास गया और उसकी बाजू पकड़कर उठाने लगा। वो बोला, प्लीज खड़े हो जाइए मैम। मालविका ने ना में सिर हिलाकर चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं तब तक नहीं खड़ी होगी जब तक आप लोग मेरी बेटी को माफ नहीं कर देते। मेरी इधिका की कोई गलती नहीं है। वहां बैठे सभी मेंबर्स मालविका की तरफ दया से देखने लगे। वो आपस में फुसफुसाने लगे, इधिका चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसकी माँ उसे इतना प्यार करती है कि उसके लिए किसी भी हद तक चली गई। नक्श अपनी जगह से खड़ा हुआ और इधिका की तरफ देखकर पूरे घमंड से बोला, इधिका सिंघानिया, क्या अब कुछ और है तुम्हारे पास कहने के लिए? या ये सबूत देखने के बाद तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? वहीं पास खड़ी आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने इधिका को अच्छा जवाब दिया था, मालविका को अपने साथ मिलाकर। अगर इधिका ऐसे मौके पर इस इल्जाम के लिए ना भी कहती है तो सब उसे ही गलत समझेंगे कि वो अपनी मां को मुसीबत में डालकर खुद पीछे हट गई। सब इधिका को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। इधिका वहां चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी नजरें अपने मोबाइल पर थी। तभी दिशांक का मैसेज आया। उसने लिखा, डोंट वरी बॉस, मैं बस वहां पहुंचने वाला ही हूं। मैसेज देखने के बाद इधिका ने अपना मोबाइल पॉकेट में रखा। उसने उन सब की तरफ देखा। उसकी खुद की बायोलॉजिकल मदर उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। इधिका को मन ही मन बहुत घुटन हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इसकी आदत हो गई थी। इधिका ने आयशा की तरफ देखा।
वो अपने मन में बोली, मेरी क्या गलती रही है जो हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है और आयशा से ये प्यार से पेश आती है। आखिर ऐसा किया क्या है आयशा ने जो ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। एक बार दिशांक के आने के बाद तुम सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इधिका ने खुद को शांत रखने का फैसला किया। इधिका बस दिशांक के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसकी आइडेंटिटी को सबके सामने प्रूफ कर सके। वैसे भी इधिका इस वक्त कुछ भी कहती तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इधिका जरूर शांत थी लेकिन एक शख्स ऐसा था जो चुप बैठने वाला नहीं था। रोहन अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, ये किस तरह का आधा अधूरा सबूत है। इधिका की मॉम ने आयशा के लैपटॉप से कुछ कॉपी किया है, लेकिन क्या कॉपी किया है ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है। उसकी बात सुनकर नक्श ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने टीममेट की गलती पर इस तरह पर्दा डालोगे। तुम्हें अच्छे से पता है कि आयशा ही वो शख्स थी जो डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट हम तक पहुंचाने वाली थी। उसके लैपटॉप में डॉक्टर मर्चेंट के प्रोजेक्ट के अलावा और क्या हो सकता था। उन्होंने वही कॉपी किया था, तभी इधिका के पास से प्रोजेक्ट पहुंच गया और उसने सबमिट करवा दिया। काफी अच्छे से इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो पर सच बदल नहीं सकता। ओह रियली? रोहन ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैं बस तुम्हारे पेश किए हुए सबूत पर सवाल उठा रहा हूं। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इधिका ने ही अपनी मॉम को वो प्रोजेक्ट कॉपी करने के लिए कहा था? रोहन की बात सुनकर मालविका फिर से रोते हुए बोली, हाँ ये सही कह रही हैं। इधिका ने मुझे चोरी करने के लिए नहीं कहा था। प्लीज मेरी बेटी को काम से मत निकालना। वो अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। उसकी कोई गलती नहीं थी। बोलते हुए मालविका उठी और अपने पास खड़े एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बाजू पकड़कर बोली, आप मेरी बेटी को काम से तो नहीं निकालेंगे ना? उसने कुछ नहीं किया है। मेरी बात का यकीन कीजिए। मालविका इस तरह से बात कर रही थी मानो सब कुछ उससे इधिका ने ही करवाया है और वो बस उसकी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इधिका गुस्से से उसे घूर रही थी। बस उसे इंतजार था तो दिशांक के आने का। आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय मिस्टीरियस डॉक्टर मर्चेंट ऑन स्टोरी की दुनिया चैनल पर।